है ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इज चेंजिंग इन द प्राइमरी कॉइल। इसमें दो कॉइल होती हैं, एक में आप करंट को चेंज करें और दूसरे में इंड्यूस हो। ये कोर है, जनरली आयरन कोर होता है, लोहे का टुकड़ा है। इसके ऊपर दोनों तरफ वाइंडिंग कर दी जाती हैं। एक तरफ आप वोल्टेज खुद सप्लाई करते हैं, करंट आप खुद देते हैं। आपकी सप्लाई आ रही है, वापडा की सप्लाई आ रही है, कोई भी सप्लाई आप इधर से खुद इसको देंगे। फर्स्ट करें 230 वोल्ट आ रही है, इधर से आप खुद हासिल करते हैं सेकेंडरी 220 वोल्ट यहाँ से आ रही है और वहाँ से आप हासिल करेंगे। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना, स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। ठीक। आपके घर में एक डोर बेल लगी हुई है और ये बेल चलती है 9 वोल्ट पे। अगर इसको आप 220 सप्लाई कर देंगे तो 9 वोल्ट पे उसने ऑपरेट होना है। 220 पे उसका क्या असर होगा? तो क्या करना पड़ेगा? इससे पहले एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जो 220 को पहले 9 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, फिर वो चलेगी। इसी तरह अगर घर में कोई आला नस्ल का एसी लगा हुआ है, 400 वोल्ट पे चलता है, उसको आप सारा दिन 220 देते रहें, कभी भी नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जो पहले 220 को 400 में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको देगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम करता है या ज़्यादा करता है। ठीक। तो इसके दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक जो वोल्टेज को कम करेगा, एक जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन। काम कैसे करता है? यहाँ वोल्टेज आपने सप्लाई की, करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। चूँकि अल्टरनेटिंग पे काम करता है, एसी वोल्टेज पे काम करता है और एसी वोल्टेज में वेरिएशन चेंजेस आती हैं। जो ही करंट चेंज होता है ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ करंट से, ये पूरे कोर में फैल जाएगा ऐसे। ठीक। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पूरे कोर में फैल जाती हैं। तो यहाँ जो वोल्टेज आपने सप्लाई की वो डायरेक्टली होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स NP है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स NS है। प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। प्राइमरी की वोल्टेज NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T है। तो आपकी वोल्टेज से इतना फ्लक्स पैदा हुआ, ये फ्लक्स आगे जाकर जब चेंज होगा तो आगे जाके वोल्टेज इंड्यूस करेगा। जो वोल्टेज सेकेंडरी में इंड्यूस होती है वो NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T है। ठीक है। दोनों की रेशो मालूम कर लें तो VS डिवाइडेड बाई VP NS डिवाइडेड बाई NP। ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है कि प्राइमरी और सेकेंडरी की जो वोल्टेज की रेशियो है ये नंबर ऑफ़ टर्न की रेशियो पे डिपेंड करती है। तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ़ टर्न्स को कम या ज़्यादा करके आप सेकेंडरी की वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ़ टर्न्स आप ज़्यादा रखेंगे प्राइमरी से तो सेकेंडरी की वोल्टेज भी ज़्यादा होगी प्राइमरी से, ये स्टेप अप बन जाएगा। If number of turns in secondary are greater than number of turns in primary, it is step up transformer. अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे तो फिर सेकेंडरी की वोल्टेज भी कम होगी प्राइमरी से। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन।
ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। ये किस लॉ के तहत काम करता है? इट ऑपरेट ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर। पावर होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर प्राइमरी में करंट IP है, वोल्टेज VP है, तो प्राइमरी की पावर VP/IP होती है। ये बराबर होगी सेकेंडरी की पावर VS/IS। चूँकि पावर कांस्टेंट है, VI का प्रोडक्ट यहाँ कांस्टेंट है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, तो वोल्टेज और करंट यहाँ इन्वर्सली होते हैं। मतलब जहाँ पे वोल्टेज स्टेप अप हो रही होती है, वहाँ करंट स्टेप डाउन हो रहा होता है। अगर सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ गई है तो करंट कम हो गया, क्योंकि इनका प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, प्रोडक्ट रिमेन सेम। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट के लिए क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। वोल्टेज में स्टेप अप है, करंट के लिए स्टेप डाउन है। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है कि उसमें पावर क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट। मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली सेकेंडरी की पावर कुछ कम होती है एज़ कंपेयर टू पावर इन द प्राइमरी। दो वजूहात हैं, एक तो प्रोडक्शन ऑफ ड्यू टू इंड्यूस करंट, जिसको आप एडी करंट कहते हैं, एंड ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस। जहाँ फ्लक्स में चेंज होती है वहाँ EMF इंड्यूस भी होती है। यहाँ जो इंडक्शन हो रही है वो फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है। जो इंडक्शन होती है, इंड्यूस करंट, वो कहाँ पैदा होता है? फ्लक्स के परपेंडिकुलर। ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस किसे कहते हैं? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें हमने आयरन कोर इस्तेमाल किया। आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप सप्लाई करते हैं, जब पॉजिटिव साइकिल है तो मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में लाइन अप हो गया। जब नेगेटिव साइकिल आएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। हम कहते हैं ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है। इस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, जिसको हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। तो ये पावर को क्या करते हैं? मिनिमाइज। इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। प्योर आयरन के टुकड़े की बजाय आयरन की छोटी छोटी पत्रियां बना लेते हैं, और उन पत्रियों के दरमियान कोई इंसुलेटर लैमिनेशन होती है, ताकि एक में इंड्यूस करंट दूसरे में फ़्लो ना करे। तो अच्छी लैमिनेशन के बाद आप एडी करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पावर लॉस को कम किया जाता है। डिफरेंट इसके तरीके होते हैं। जहाँ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस हैं, मसलन तरबेला डैम पे बिजली बन रही है, लिया में आनी है, ठीक है, तो वायर्स में आएगी। पावर का लॉस होता है I²R। तो बहुत सी पावर ज़ाय हो जाती है, रास्ते में ही ज़ाय हो जाती है। इसको मिनिमाइज़ करना होता है। मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है? या R को कम करें या करंट को कम करें। R कम कैसे होता है? प्योर आप कापर की वायरिंग, कापर की तारें इस्तेमाल करें। बहुत महंगी होती हैं, कॉस्टली प्रोजेक्ट है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो करंट को कम किया जाता है। जहाँ भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करंट को भेजना होता है, वहाँ करंट कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? वहाँ पर बड़े बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो करंट को कम कर दिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, और वो कम करंट फिर पावर लाइन में फ़्लो करता है। लिहाजा लॉन्ग डिस्टेंस तक इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है विद मिनिमम पावर लॉस, कम से कम पावर को लॉस करके।
तो वोल्टेज करंट इसमें बहुत कम होता है, वोल्टेज ज़्यादा होती है। तो जब घरों में सप्लाई करना होता है, गली के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ये स्टेप डाउन होता है। जो 5000 वोल्ट जो पीछे से आ रही है उसको 220 में कन्वर्ट करके घरों को सप्लाई कर देगा। तो हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ये स्टेप डाउन होते हैं, जो हाई टेंशन या हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके घरों को सप्लाई करते हैं। तो इसमें जो इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, चूँकि प्राइमरी की पावर बराबर है सेकेंडरी की पावर के, वी एस ओवर वी पी किसके बराबर होगा, आई पी ओवर आई एस। तो वोल्टेज और करंट में इन्वर्स ताल्लुक है, मगर वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्म में डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप जनरल लिखना चाहें तो वी एस ओवर वी पी बराबर होता है एन एस ओवर एन पी बराबर है आई पी ओवर आई एस। इन इक्वेशन को आप अप्लाई करेंगे, करंट का ताल्लुक इन्वर्स होगा, इन दोनों का ताल्लुक आपस में डायरेक्ट होगा। अल्टरनेटिंग करंट ऐसी वोल्टेज से पैदा होता है whose polarity keep on reversing its direction with time। ऐसी वोल्टेज जिसकी डायरेक्शन विद टाइम चेंज होती रहे, जो अपनी डायरेक्शन को मुसलसल चेंज करता रहे, ऐसी वोल्टेज से पैदा होने वाला करंट अल्टरनेटिंग करंट, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो कि साइनसॉइडल है। इसकी इक्वेशन होती है V इक्वल वी नॉट साइन थीटा। इससे जो करंट पैदा होगा सर्किट में उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। फ़र्ज़ करें जब आप ऐसा सोर्स सप्लाई करते हैं किसी सर्किट में, रजिस्टर में अप्लाई कर दिया, तो जब पॉजिटिव साइकिल आया करंट की डायरेक्शन फ़र्ज़ करें क्लॉकवाइज है, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हुई नेगेटिव साइकिल आया तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो जिस तरह इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, सर्किट में करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। अगर पॉजिटिव साइकिल में क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें इस तरह से फ्लक्चुएट करता रहता है करंट। ठीक है, करंट की इक्वेशन भी ऐसे होती है आई नॉट साइन थीटा वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। या इसको यूँ भी ले सकते हैं, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई ओवर टी, सो वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई टी। ये जो वोल्टेज है करंट है, इन्हें हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट। जबकि जो आई नॉट या वी नॉट होता है इसको हम पीक वैल्यू कहते हैं। पीक करंट है या पीक वोल्टेज है। टी क्या है, इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड होता है एक वेव मुकम्मल होने का टाइम, यहाँ पे टाइम पीरियड है। ये इसकी पॉजिटिव पीक अगर वोल्टेज है, ये नेगेटिव पीक होती है माइनस वी नॉट। तो एक टाइम पीरियड में एक बार डायरेक्शन रिवर्स होती है। ठीक है, एक टाइम पीरियड में एक साइकिल में एक बार डायरेक्शन रिवर्स होती है। अगर आप इस इक्वेशन में देखना चाहें, इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज होती है
ये आपको बताया कि कितने टाइम के बाद वोल्टेज कहाँ पर होती है। ये टाइम पीरियड t है, ये कितना होगा हाफ t बाई 2, ये उसका मज़ीद हाफ t बाई 4, ये 3t बाई 4। ये डिफरेंट टाइम की स्टेट्स हैं, ज़ीरो से लेकर टोटल टाइम पीरियड यहाँ तक है। ये उसका आधा t बाई 2 है, ये उसका आधा t बाई 4 है। t बाई 2 में t बाई 4 जमा कर लें तो ये, तो जब टाइम आप ज़ीरो पुट करें, यहाँ पे ज़ीरो है तो वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो होती है। जब टाइम t बाई 4 पुट करेंगे वोल्टेज की वैल्यू प्लस वी नाट होती है। एट टाइम t बाई 2 वोल्टेज फिर ज़ीरो होती है। आफ्टर टाइम 3t बाई 4 वोल्टेज माइनस वी नाट है और t इज़ इक्वल टू t पर वोल्टेज दोबारा ज़ीरो हो गई। कैसे मालूम करते हैं? इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर लें। मसलन मैंने कौन सी वैल्यू पुट की है? t बाई 4 पुट कर ली, तो v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर t मल्टीप्लाई t बाई 4। तो ये बन गया v नॉट साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 1 होता है तो v नॉट आएगी। तो अब इन t की वैल्यूज़ इसमें पुट करें, आपको वोल्टेज का अंदाज़ा हो जाएगा किस टाइम पर वोल्टेज कहाँ पर है। तो जो डिफरेंट टाइम है, हर टाइम पर वोल्टेज की करंट वैल्यू होता है, उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो वी नॉट क्या है? पीक वोल्टेज है। पीक टू पीक क्या होती है? टोटल का सम, एक पीक से दूसरी पीक तक ये डबल हो जाती है, 2v नॉट होती है। इसको हम अमूमन पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। सो पीक टू पीक करंट हो 2i नॉट, पीक टू पीक वोल्टेज है तो ये भी 2v नॉट होती है। एक इसमें टर्म इस्तेमाल होती है RMS। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इसकी जो एवरेज वैल्यू है एक साइकिल पे ज़ीरो होती है, क्योंकि एक साइकिल यहाँ तक है। एक साइकिल में अगर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ज़ीरो होती है। लेकिन जब इस करंट को आप किस सर्किट में छोड़ते हैं तो ये हीट पैदा करता है, पावर प्रोड्यूस होती है। तो गोया ये ज़ीरो नहीं है बल्कि पावर प्रोड्यूस कर लेता है। लिहाजा बजाय वोल्टेज, सिंपल वोल्टेज की, आप इसकी पावर इस्तेमाल करते हैं जो कि वी स्क्वायर ओवर आर है या आई स्क्वायर आर होती है। तो इसमें नेगेटिव पोर्शन भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो पावर कभी भी ज़ीरो नहीं होती। इसकी मीन स्क्वायर कैसे लेते हैं? मीन स्क्वायर में आप क्या करेंगे? मीन स्क्वायर के बाद ये नेगेटिव तो नहीं रहता बल्कि क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू है। इसको अब क्या कहते हैं? मीन स्क्वायर। इसका हाफ कर लें, और यहाँ पर होती है VRMS। ये आम वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस, ये उसका स्क्वायर है, ये हाफ ऑफ मीन स्क्वायर है, और यहाँ पर VRMS। मसलन मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है V। स्क्वायर करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर लें तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? V नॉट स्क्वायर बाई 2। तो ये मीन स्क्वायर है, V स्क्वायर। जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये RMS बन जाती है। RMS क्या होगी? V नॉट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 0.707 ऑफ V नॉट। गोया मैक्सिमम का, पीक वोल्टेज का 70% ये RMS होती है।
पीक वोल्टेज का, ये मैक्सिमम वोल्टेज पीक यहाँ पर थी V नॉट, पीक का 70% हिस्सा ये RMS कहलाता है। जब भी आप वोल्ट मीटर या एमीटर से मालूम करेंगे AC की क्वांटिटी, ये हमेशा RMS वैल्यू ही बताती है, ठीक है। तो फार्मूला जो RMS का है V नॉट ओवर √2 है करंट, RMS का फार्मूला 0.7 ऑफ I नॉट या I नॉट ओवर 2 तो पीक वैल्यूज़ I नॉट होती हैं, I नॉट ओवर √2 इसकी RMS वैल्यूज़ होती हैं। Transformer ratio in a transformer is 25। ये simple question है। When primary coil is connected to 230 volt, then 2 ampere is obtained. Find IP। ट्रांसफार्मर रेशो, जब रेशो होती है हमेशा NS to NP होती है, सेकेंडरी टू प्राइमरी। ये रेशो कितनी बताई गई है? 25। प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड 230 वोल्ट, गोया प्राइमरी वोल्टेज है 230। इसके नतीजे में जो करंट ऑब्टेन्ड हो रहा है, ऑब्टेन्ड कहाँ पर होता है? सेकेंडरी में, 2 एम्पेयर। प्राइमरी की वैल्यू मालूम करनी है। हाँ जी, तो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट में क्या ताल्लुक होता है? IP ओवर IS, इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ से IP की वैल्यू मालूम कर लें, जो कि कितनी आएगी? 50 एम्पेयर। नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, are 10,000 and 12,000. When primary coil is connected to to 30 volt of a battery, then current obtained through secondary coil
क्या होगा? सॉल्व कर लिया? ओह, मैंने सॉल्व भी कर लिया। 0। वाई? इट इज़ कनेक्टेड विद बैटरी। बैटरी इज DC सोर्स। ट्रांसफार्मर ऑपरेट ओनली विद AC। जब भी DC आ जाए, सेल आ जाए, कोई भी सेल लगा दें, DC सोर्स लगा दें, उस पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। ये सिर्फ AC का फिनोमेना है। क्योंकि फ्लक्स इंड्यूस कब होता है? जब करंट चेंज होता है। AC में तो वेरिएशंस हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव चेंज आती रहती है, जिससे फ्लक्स इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होती है। DC में करंट चेंज नहीं होता। जब चेंज ना हो तो इंडक्शन नहीं होती। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Number of turns of primary and secondary are X and 100. Respectively क्या होता है? FSC में था, टीचर ने ऐसे क्वेश्चन लिखा, उसमें रेस्पेक्टिवली भी मुझे कहता है, ये छोटे बच्चे खड़े होकर बता रेस्पेक्टिवली क्या होता है। मैं सर बाइज्जत तौर पर। तो कहा बिल्कुल सही जवाब है तेरा। इफ पावर एंड करंट डिलीवर्ड if power and current delivered are to primary are 2 kilowatt and 5 ampere। ये प्राइमरी की पावर है, ये प्राइमरी का करंट है। फाइंड एक्स। एक्स क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। एक्स की वैल्यू बताइए। इफ ऑब्टेन वोल्टेज इज 200, मतलब ये सेकेंडरी की वोल्टेज है। तो गिवन डाटा में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी x है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी 100 है बाइज्जत तौर पर। प्राइमरी की पावर 2 किलोवाट है PP, और प्राइमरी का करंट IP 5 एम्पेयर है। सेकेंडरी की वोल्टेज 200 है। मालूम क्या करना है? x, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। कर लेंगे। पहले हम मालूम कर लें सेकेंडरी का करंट मालूम कर लें। पावर बराबर होती है, पावर कितनी है? 2 किलोवाट। सेकेंडरी की VS IS, यहाँ से IS मालूम कर लें। वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी है 200, 100 आ गया। अच्छा ठीक,
10 एम्पेयर सेकेंडरी का करंट है। अब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी बराबर होता है IS ओवर IP, यहाँ से मालूम कर लेंगे। और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी का आंसर आएगा 200। इसका यूनिट क्या होगा? कोई भी नहीं। एक साइकिल है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इधर टाइम होता है, यहाँ वोल्टेज होती है। अलॉन्ग वाई वोल्टेज, एक्स के अलॉन्ग टाइम, ये वोल्टेज टाइम ग्राफ होता है। यहाँ टाइम 1.2 सेकंड है, यहाँ 2.4 सेकंड है, और यहाँ पर 3.6 आ गया। इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस ऑप्शन है साथ टी भी होता है। अब करना क्या होता है, आपको इसमें जस्ट टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करनी है। V0 साइन 2π/T T होता है। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन है। इसमें टाइम पीरियड क्या है? एक वेव का मुकम्मल टाइम, तो टाइम पीरियड है 2.4 सेकेंड। ये आधी वेव, ये पूरी। टाइम पीरियड 2.4 है, इसमें पुट करके चेक कर लें। V0 साइन 2π/2.4T, तो मेरे ख्याल में आ जाएगा V0 साइन 5/6πT, तो बीटा ऑप्शन आएगा। पाँच छः और कर लें। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अभी से कहाँ टाइम हुआ? सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर supply power to a load deliver RMS current, deliver to load resistance of
10 ohm. The RMS current या current in primary is 25 ampere. Potential difference across primary coil is क्या क्या गिवन है? सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन एलईडी ट्रांसफार्मर डिलीवर करंट ऑफ 5 एम्पेयर. सेकेंडरी 5 एम्पेयर करंट आ गया, लोड रेजिस्टेंस भी आ गई, ये आउटपुट के साथ कनेक्टेड है 10 ओम. तो यहाँ से आप सेकेंडरी की वोल्टेज मालूम कर सकते हैं आई आर के फार्मूले से. 5 × 10 50 वोल्ट. सेकेंडरी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पेयर है. किस रेजिस्टेंस में? 10 में. कितनी सेकेंडरी वोल्टेज बनेगी? V = IR. तो VS भी आ गया. मालूम क्या करना है? पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी VP की वैल्यू मालूम करनी है. प्राइमरी करंट भी गिवन है 25 एम्पेयर. तो वोल्टेज का फार्मूला यूज़ कर लें VP ओवर VS = IS ओवर IP. इससे आंसर निकालिए. ऐसे करंट ऑफ पीक वैल्यू I0 pass through heater of resistance R what is mean power? Output of heater. I0 square R by 2 I0 square R तो कैसे निकालते हैं? पावर होता है IRMS की वैल्यू क्या होती है? I0 ओवर 2 अंडर रूट. तो ये I0 स्क्वायर R बाई 2 पहला ऑप्शन होगा. RMS पावर की वैल्यू क्या होती है? पावर बराबर होती है करंट एंड वोल्टेज का प्रोडक्ट होती है. VRMS होती है V0 ओवर अंडर रूट 2 और करंट I0 ओवर अंडर रूट 2. ये बन गया V0 I0 बाई 2. तो ये पीक पावर है, मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाई 2. ये RMS होती है.
जहाँ तक ताल्लुक़ है करंट या वोल्टेज का, वो आई नॉट ओवर अंडर रूट है। वी आर एम एस क्या है? वी नॉट ओवर अंडर रूट 2। लेकिन जहाँ तक पावर का ताल्लुक़ है, ये पी नॉट मैक्सिमम या पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 है, इसमें अंडर रूट नहीं होता। चले, थैंक यू।